Assalamu alaikum. I am Hamid Rathore. Welcome to Global News Watch. And we have our expert analyst, Dr. Hassan Rana. Today we are going to talk about the ongoing Syria conflict. और इसमें हम बात करेंगे कि जो हालिया जंग जिसको कहा जा रहा है कि जो इसराइल और गजा की जंग हो रही थी, शायद ये उसी की एक्सटेंशन है जो कि सीरिया में जा चुकी है लेबनान के बाद। और इसके ऊपर हम एक इन डेप्थ तजिया करेंगे कि ये इसकी वजूहात क्या है। तकरीबन मोर देन अ डेकेड हो चुका है कि इस खत्ते में जंग है। कुछ लोग इसको रीशेपिंग ऑफ द मिडल ईस्ट कह रहे हैं। तो इसके ऊपर हम अपने एक्सपर्ट एनालिस्ट से तजिया लेंगे और जानेंगे कि आखिर ये जंग में हो क्या रहा है और आगे क्या होने जाना है। वेलकम टू द शो डॉक्टर हसन राना। थैंक यू। एक तो पहले एक ब्रीफ सा बैकग्राउंड दे कि ये जंग क्या है और ये कब से शुरू हुई है। क्या ये जो पुरानी जंग आ रही थी ये उसी की कंटिन्यूशन है या कोई एक नया कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? तो ये जरा थोड़ा हमें बताएं। थैंक यू हामिद। ये तकरीबन 2011 में ये शुरू हुआ था। वहाँ पर लोकल जो अपराइजिंग जो है वो शुरू हुई थी गवर्नमेंट के खिलाफ 2011 में। और जिसके बाद हमने ये देखा कि उसके अंदर जो दूसरे ममालिक हैं उनके इंटरेस्ट भी शामिल होना शुरू हो गए, जो कि पहले से भी थे, मैं तो ये समझता हूँ। तो और ये बढ़ती बढ़ती जो है ये आप ये कह सकते हैं कि ये अस्करियत पसंद ग्रोहों में तक ये बात फैल गई और ये अस्करियत पसंदी तक चली गई, और जहाँ पर मुख्तलिफ ग्रोह शामिल हो गए, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसने शोहरत पाई वो फ्री सीरियन आर्मी के नाम से मशहूर हुआ। और जिसको अलेजिडली कहा जाता है कि अमेरिका और दीगर पावर्स की जो सपोर्ट है वो हासिल रही, और उनको ट्रेनिंग भी दी गई, और जिसके अंदर टर्की जो है वो भी उसमें शामिल रहा। और फिर इसके साथ साथ वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप जो है वो हमने देखा कि वो उभरा जब्बत उन नुसरा के नाम से, जो कि अलेजिडली जिसको कहा जाता था कि वो अलकायदा और जो है उसका जो कोलेब्रेशन है वो अलकायदा और दाइश के साथ भी है। और जिसके बाद फिर हमने ये देखा कि तकरीबन 2015 या 16 के अंदर जो है वो फिर उन्होंने डिसोन किया अलकायदा को, जबहत उन नुसरा वालों ने, और दाइश को भी डिसोन किया। और फिर उसके बाद ये हयात तहरीर शाम ये ग्रुप जो है सामने आया। ये जिसकी जो अभी एडवांसमेंट हुई है हलब के अंदर शाम में, तो ये भी यही ग्रुप है हयात तहरीर शाम। बेसिकली ये मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो इसमें शामिल हैं, और जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जो पुराना जो कि जब्बत नुसरा जिसका नाम था, ज्यादा तो मेंबर्स उसी के ही हैं, लेकिन दीगर ग्रुप्स जो हैं वो उनकी सपोर्ट भी इनको हासिल रही है। और इसके साथ साथ दीगर छोटे ग्रुप्स जो हैं वो भी 2011 के बाद से ऑनवर्ड जो है वो काम करते रहे, जिनको सपोर्ट हासिल रही। जैसे कि टर्की है, कुछ ग्रुप्स को टर्की की सपोर्ट एलिजिडली हासिल रही, और दीगर ममालिक भी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व रहे हैं बाय द टाइम। तो इसमें जो बड़े हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें डायरेक्ट जो जिनके इंटरेस्ट शामिल हैं वो कौन कौन से ममालिक हैं, और इसमें जो की प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ कि पिछले जो 10 11 या 12 सालों के अंदर जो दुनिया के अंदर प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं, उसमें सबसे कॉम्प्लेक्स जो जगह है और जहाँ पे सबसे कॉम्प्लेक्स वॉर्स हो रही हैं, प्रॉक्सी वॉर्स जहाँ पे हो रही हैं, मेरा अपना जाती ये ख्याल है या तजिया है कि शाम वो हिस्सा है कि जहाँ पर सबसे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। और आज भी मैं समझता हूँ कि काफी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, क्योंकि एक तरफ आप ये देखें कि यहाँ पर जो की प्लेयर्स हैं, सबसे पहले आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा। उसमें अमेरिका है, उसमें रशिया है, उसमें टर्की है, और ईरान है। ये मेजर की प्लेयर्स हैं यहाँ पे। ओके। अगर हम इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ब्रेक डाउन करें, ठीक है, अपने नाजरीन के लिए, तो मुझे ये बताएं कि इसकी जो एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट रीजन है वो क्या है? कि कॉन्फ्लिक्ट किस बात से शुरू हुआ? इसकी देखिए क्या रीजन थी? जी जी, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे ये तहरीक उठी थी 2011 के अंदर। आपको याद होगा कि ये जो अरब जी अपराइजिंग और अरब स्प्रिंग थी। जी, अरब स्प्रिंग जो है वो अच्छा। उसी का तसलसल आप कह सकते हैं इसको। ये उसके बाद 2011 में यहाँ सही। पर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के नाम के ऊपर यहाँ पर मुख्तलिफ मुजाहरे शुरू हुए, हम्म। और फिर वो मुजाहरे बढ़ते बढ़ते जो है वो अस्करी ग्रुप तक पहुंच गए, अस्करी ग्रुप बन गए। आपको पता है कि आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है कि ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं, और ये भी हमने ये देखा है बाय द सही। टाइम
और क्योंकि बतौर एक मीडिया एंड कम्युनिकेशन के एक स्टूडेंट होने की हैसियत से हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर पिछली दहाइयों के अंदर किस तरह से एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क में इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करता है मुजाहिरों के जरिए से, और दीगर और भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बहरहाल ये रिस्टोरेशन ऑफ हम्म डेमोक्रेसी के उन्वान से ये तहरीक शुरू हुई थी, जो कि जिसको जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट ने पावर के साथ कुचलने की कोशिश की, जिसके नतीजे में फिर मुसल्ला गिरोह सामने आए, और फिर वो मुसल्ला गिरोह जो है वो प्रॉक्सीज के तौर पर काम करना शुरू हो गए। फिर इसके अंदर यही नहीं है, फिर इसके अंदर आप ये भी देखें हम्म कि इसमें इस्लामिस्ट ग्रुप्स भी हैं और इसमें सेकुलर ग्रुप्स भी हैं। यानी इसमें सिर्फ इस्लामिस्ट बिल्कुल ग्रुप्स नहीं है, इसमें सेकुलर ग्रुप्स भी हैं, जैसे फ्री सीरियन आर्मी है जिसको अलेजिडली ट्रेनिंग तक जो है अच्छा, वो वो अमेरिका तो ने दी। प्रॉक्सीज है ना। देखें नहीं वो हम तो प्रॉक्सीज हैं। देखें वो तो जो बहुत ज्यादा होंगी, उसको तो हम गिन नहीं सकेंगे। जी ठीक है, वो तो इतनी ज्यादा होंगी। अगर हम मेन कंट्रीज को गिने तो इसके अंदर ईरान है, इसके अंदर रशिया है, इसके अंदर टर्की है, अमेरिका है, और इसके अंदर इसराइल भी है। ठीक है, पांच मेन की प्लेयर्स माने जा रहे हैं। इसके अलावा मैं किसी और कंट्री को मिस कर रहा हूँ? जी देखें इसमें बेसिकली चार ही हैं जो चार है। इसमें चार हैं। इसमें ईरान है, रशिया है, टर्की है और अमेरिका है। फिर उसके हम्म, बाद फिर नीचे अगर आप सेकंड रो के अंदर अगर आप आ जाएंगे ना, तो फिर उसके अंदर फिर और कुछ ज्यादा और भी ममालिक हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ सही। से पाकिस्तान से भी जो है जो कुछ शिया मिलिटेंट ग्रुप्स जो थे वो यहाँ से भी शाम में गए थे, ईरान एक मुख्तलिफ बिल्कुल ग्रुप की तरफ से गए, और allegedly जिनके बाद में पता भी चला, और फिर आज से काफी पुरानी बात है। तो सेकंड रो में आप आ बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। तो जाहिर बात है इसके खित्ते के ऊपर तो असरात होते हैं ना, जैसे हम पहले भी बात करते हैं। लेकिन इसमें जो मेन की प्लेयर्स हैं वो चार हम्म हैं, रशिया है, टर्की है, ईरान है, और शाम तो बजाते खुद जो है वो है ही है। तो और अमेरिका है। अभी अमेरिका ने देखें, अमेरिका के इस वक्त मेरा ख्याल है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ गालिबन 900 ट्रूप्स हैं शाम में। अभी 900 बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक जो बड़ी कंफ्यूजन है वो ये है कि इसमें गुड प्लेयर कौन सा और बैड प्लेयर कौन है। देखें इसमें ये ये नहीं समझ मैंने आ रहा। मैंने जब बात आपसे शुरू की तो मैंने यही आपसे बयान किया था कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। हम्म और इस वक्त जो बज़ाहिर इंटरनेशनल दीगर जो जियोपॉलिटिकल जो मामलात हैं उसके अंदर आपको आमने सामने लोग नजर आते होंगे, वो यहाँ पर एलाइज भी रहे हैं और अभी भी हैं बाज जगहों के ऊपर। जैसा कि मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि इसलिए ये देखें, ये इतनी क्लियर क्लियर लाइंस नहीं है, समटाइम्स ये बहुत ज्यादा ब्लर हो जाती हैं। और इसमें आप इसी वजह से अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है, जो बड़े तज्जियाकार हैं इंटरनेशनली जो काम करते हैं इन मौजुआत के ऊपर, वो भी हैरान रह गए हैं कि यहाँ पर एकदम ये एडवांसमेंट किस तरह से हो गई है। आप ये देखें कि जैसे आपको मैं एक बात बताता हूं कि जैसा कि टर्की है, तो टर्की जो है वो कहा जाता है कि अमेरिका और जो टर्की है उसके इंटरेस्ट जो है वो मुख्तलिफ रहते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन और हम्म इसी तो बिल्कुल। लेकिन यहाँ शाम में हमने ये देखा है कि टर्की और अमेरिका के इंटरेस्ट सेम हो जाते हैं, क्योंकि जो फ्री सीरियन आर्मी है या दीगर जो ग्रुप्स हैं जो कि शाम के अंदर बशार अल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं, वो टर्की भी उनको सपोर्ट करता है और एक तरफ से अमेरिका भी बाजुकात उन्हीं को सपोर्ट कर रहा होता है। तो मतलब अच्छा हमने डॉक्टर साहब, अगर टर्की के अगर टर्की का पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए तो टर्की ने जो बफर जोन बनाया था ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का था सीरिया के अंदर अपनी बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर टर्की का स्टांस देखा तो टर्की का स्टांस गलत तो नहीं है। टर्की ने अपना मुल्क दफा करने के लिए, और जो वहां पे सुसाइड बॉम्बिंग हो रही थी या टेररिज्म आ रही थी, सीरिया की एक बहुत बड़ी तादाद को टर्की ने रेफ्यूजीज भी रखा। लेकिन उसने अपना दिफा करने के लिए इस जंग को दूसरी साइड पे धकेला। तो अगर उसका स्टांस देखा जाए तो ये लगता है कि वो उसका राइट है, वो उसको रोकना चाहिए और उसको वहां पे अमन कायम करना चाहिए, और किसी सूरत भी उसको किसी भी प्रॉक्सी का शिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो ईरान ईरान को क्योंकि समझा जा रहा है कि ईरान इज द गुड गाय इन दिस वॉर। ये जो हालिया जंग है, द द वॉर बिटवीन द हमास एंड द इसराइल, उसके अंदर वो गुड गाय है।
और रशिया भी जो उसको भी समझा जा रहा है वो गुड गाय है। बट ये दोनों प्लेयर्स अब आ चुके हैं सीरिया के अंदर, और इनका रोल जो है ये बड़ा ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आ रहा है, ये लोग क्यों आए हैं, और ये क्या करना चाह रहे हैं, और अगर टर्की इनको नहीं रोकता तो टर्की के इस पे क्या असरात आएंगे। सॉरी, ये टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो डॉक्टर साहब मैं आपको इस पे तंग करूंगा, आपको थोड़ा हौसला करना होगा, ठीक है। तो ये मुझे बताएं कि अगर टर्की इसमें इसमें एक इनएक्टिव पोजीशन लेता है, पहले तो ये बताएं कि ईरान का और रशिया का इंटरेस्ट क्या है भाई, क्यों आए उस सीरिया के अंदर, और टर्की को तंग क्यों कर रहे हो, और टर्की का क्या स्टांस है, इस पे जरा रोशनी डालें। देखें, एक दफा ये पहले जो भी ईरान वर्सेस टर्की हो गया, इसको जरा ब्रेक डाउन करें, ईरान वर्सेस टर्की। हम एक दफा पहले भी जिक्र कर रहे थे कि जो ममालिक होते हैं उनके जो इंटरेस्ट होते हैं वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों किस्म के हो जी सकते जी, हैं। और एक पॉइंट के ऊपर अगर बिल्कुल। दो ममालिक जिनके इंटरेस्ट किसी भी मुकाम पे सेम हो जाते हैं तो दो बज़ाहिर दुश्मन ममालिक भी उस पॉइंट पे इकट्ठे हो सकते हैं। जिसकी बड़ी एक मिसाल हम्म। क्वाड क्वाड है। क्वाड का आप ये देखें कि क्वाड जो है वो बिल्कुल। इंडिया है, उसमें जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका है, और ये चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए बनाया गया। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि ब्रिक्स के अंदर भी उस तरह उनमें से कुछ ममालिक हैं लेकिन उसमें अमेरिका नहीं है, और वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया, तो इंडिया उन दोनों के अंदर है। बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि बिल्कुल। जो जो ममालिक होते हैं वो अपना इंटरेस्ट किसी भी खित्ते के अंदर जो है वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, और उस इंटरेस्ट को देखा जाता हम्म। है सबसे पहले। मतलब आप उसको, ये ऐसी चीज है कि जिसको आप, एक ही फॉर्मूला नहीं है जिसको आप हर जगह अप्लाई करेंगे और एक जैसा रिजल्ट हासिल कर लेंगे। इसी तरीके से आप ये देखें कि जो शाम की आपने बात की, उनका जो उनकी जो जो अलाई है रशिया, तो ये इन जो जो अभी असद रजीम है, जो इसका वालिद था हाफिजुल असद, आप ये देखें कि रशिया उस जमाने का जब यानी रशिया का अलायंस तो उसके साथ बहुत पुराना है, शाम के साथ को, वो आज का नहीं है। वो उस कैंप में बहुत देर पहले चला राइट। गया हुआ था, सोवियत यूनियन कैंप में। तो और इसी हम्म। तरीके से असल में क्योंकि इसको जो जो रीजनल जो आप समझ लें कि जो सियासत होती है और या रीजनल डायनामिक्स होते हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, उसके ऊपर कौन इन्फ्लुएंस करेगा, जाहिर सी बात है कि इसका बहुत असर पड़ता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए और इस इजारादारी के लिए भी तो जंगें होती हैं, और इसके लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो टर्की जो है बिल्कुल। उसको उसको एक जाहिर सी बात है कि कुर्द जो मलेशियाज हैं उनकी जानिब से तो थ्रेट रहा है, जिसको और जिसकी वजह से शाम के अंदर हम्म। भी वो इन्वॉल्व रहा। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो ईरान है उसका इन्फ्लुएंस भी तो शाम के अंदर बढ़ा, तो जाहिर सी बात है वो भी टर्की के लिए कोई बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं थी, जो जैसा कि टर्की ने महसूस किया। और इसी तरीके से जो जो रशिया है, उनका क्योंकि वो अलाई है बहुत इससे पहले के भी, तो वो उनके इंटरेस्ट को देख रहे हैं, उनके साथ बिल, उनको सर्व करें। तो इसी तरीके से अपने अपने इंटरेस्ट जो है, मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अपने अपने इंटरेस्ट को देखकर फैसला करते हैं। इसमें देखें, हम इस साइड पर बैठ के गुड और बैड का मेरा ख्याल है कि शायद फैसला इस तरीके से नहीं कर तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हम यहाँ पर बैठकर किसी को शायद गुड या बैड कहेंगे और दूसरी तरफ बैठकर कोई हमें या किसी और को गुड और बैड कह रहा होगा ना। तो हम इसको इंटरनेशनल बिल्कुल। सतह के ऊपर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से इसको हम इसका तजिया करते हैं, या इन चीजों को हमें देखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि सब ममालिक हम्म। जो है उनके अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो इस वक्त टर्की का वहां पर इंटरेस्ट है, अमेरिका का वहां पर इंटरेस्ट है, रशिया का वहां पर इंटरेस्ट है, ईरान का वहां पर इंटरेस्ट है। तो यही वजह है कि ये तमाम ममालिक जो हैं खुद भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहां पर अमेरिकन जो अफवाज हैं वो वहां पर मौजूद हैं। आज से मेरा ख्याल है कि ये गालिबन 4 या 5 दिन पहले भी अमेरिका ने शाम के अंदर हिजबुल्ला और जो दीगर जो ग्रुप्स हैं उनके जो असला डिपो हैं उनके ऊपर भी हमला किया है, अभी शाम में 4 से 5 दिन पहले। और इसी तरह से वहां पे बिल्कुल। जी। रशिया जो है, रशिया है उसने ये जो एच टी एस है या दीगर और ग्रुप्स हैं इनके ऊपर अभी गालिबन एयर स्ट्राइक की है, इस मंथ में या लास्ट मंथ में भी एक एयर स्ट्राइक की थी। तो जाहिर सी बात है कि ये चीजें जो हैं, ये हर मुल्क जो है अपने इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इसके फैसले करता है।
अच्छा, फेयर इनफ, मैं आपकी बात समझ गया। आगे चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताएं कि अभी क्या होने जा रहा है। अभी ये जरूरत क्या थी कि इस मौके पे, जबकि जंगबंदी की बात की जा रही है, और इस मौके पे एक और जो है प्लेटफॉर्म है, बैटल ग्राउंड है, उसको इतना हॉट कर दिया गया है। तो ये तो ऐसे नजर नजर आ रहा है जैसे फलस्तीन से निकले, लेबनान में गए, लेबनान से निकले सीरिया में आए। हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि ये जंग जो है सीरिया में एंटर होगी, और जब यहाँ पे एंटर होगी तब बड़े बड़े की प्लेयर्स अपना रोल अदा करने आ जाएंगे। तो क्या ये वाकई ये वो पॉइंट आ गया है कि जंग जो है सीरिया के अंदर एंटर हो गई है, और अब बड़े बड़े जो की प्लेयर्स हम अपना रोल अदा करने आ रहे हैं, या फिर ये आपको लग रहा है कि छोटा कॉन्फ्लिक्ट है, ये वही कॉन्फ्लिक्ट है जो 2013 से शुरू हुआ था और ये ऐसे ही चलता रहेगा, और इसकी इसका कोई लेना देना नहीं हमास वर्सेस इसराइल वॉर से। इस पे जरा थोड़ा सा रोशनी डालें। देखिए, ये हमास वर्सेस इसराइल जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस इस इसके उसके ऊपर असरात पड़ेंगे या नहीं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि जाहिर सी बात है कि इसके असरात तो पड़ेंगे, क्योंकि इसको आप बहुत सारी जगहों के ऊपर ये बहुत सारी जो लाइंस हैं वो आपस में मिल जाती हैं आगे। हम्म। क्योंकि इसमें बिल्कुल। आप ये देखें कि आप अभी जो शाम है उसकी जो जो असद रजीम है उसने ये कहा है कि ये हमने टैक्टिकल रिट्रीट किया है और हम दोबारा वापस आएंगे, और ये हम खुद एक एज ए स्ट्रेटजी जो है वो हम जो है वो हमने रिट्रीट किया है। और इसमें जो ईरान है वो अभी तक ये कह रहा है कि ये सिर्फ साइबर आर्मी जो है वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि हलब के अंदर जो दीगर मुसल्ह ग्रुप्स हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि वो इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि ईरान की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, इसमें रशिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, और बड़ा उन्होंने इसमें बड़ा टाइम लगाया है। तो वो इतनी आसानी से तो इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या रशिया, जो कि इस वक्त वेस्ट ने जिसको यूक्रेन के अंदर बहुत ज्यादा बिजी किया हुआ है, और क्या रशिया यहाँ पर अब उस तरीके से इन्वॉल्व रहेगा और इतनी तवज्जो दे पाएगा जितनी उसने पहले दी है। सेकंड क्वेश्चन ये है, बिल्कुल। क्या ईरान, सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या ईरान जिसने पिछले 10 सालों के अंदर यहाँ पर हिजबुल्लाह के जरिए और कासिम सुलेमानी जिनकी असैसिनेशन की गई और पासदाराने इनकलाब हम्म। के जरिए से यहाँ पर जो बशारुल असद रजीम है उसको सपोर्ट किया यहाँ पे, तो क्या वो अब इस सपोर्ट को जारी रख पाएंगे? जबकि हम ये देख रहे हैं कि जब अभी इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो अभी तक ईरान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। और आपको याद होगा कि हमने भी एक प्रोग्राम में ये बात डिस्कस की थी कि ईरान ने अभी तक ईरान क्या इसराइल के हमले का जवाब देगा। तो मैंने आपको कहा था कि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरा करे और उसके और भी दीगर मकासद भी हैं और गोल्स भी हैं जो अचीव करना चाहता है। तो वो शायद हमला ना कर पाएगा। तो और उसने अभी तक नहीं किया। तो अगर उसने इसराइल को तो जवाब नहीं दिया, लेकिन तो क्या उसके अंदर अब इतनी कैपेसिटी है और हिजबुल्लाह के अंदर अब इतनी कैपेसिटी है कि वो यहाँ पर दोबारा से जो है वो असद रजीम की को हेल्प आउट कर सकेंगे इस तमाम तर मामले के अंदर? तो मेरा जाती ख्याल ये है कि ये इतना आसान नहीं रहा अब उनके लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह क़यादत को निशाना बनाया गया। इसी तरीके से ईरान के ऊपर हमला किया गया और ईरान ने उसका कोई जवाब नहीं दिया इसराइल को। जिसके बाद मुझे ये लगता है कि रशिया और टर्की के अलावा यानी ईरान और हिजबुल्लाह जो है वो तो खास शायद मदद ना कर पाए, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है, ये तज्जिया है कि इसके अंदर टर्की और जो रशिया है, बहरहाल ये एक की प्लेयर्स के तौर के ऊपर उभरेंगे ज्यादा। डॉक्टर साहब, इसमें अल्टीमेटली मुस्लिम दुनिया को तो इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। ये तो वही बात है कि हर साइड से हमारा नुकसान हो रहा है। तो ये क्या इतने सालों में, ये जो 10 साल गुजर चुके हैं, ऑलमोस्ट 11 साल होने वाले हैं, क्या हमने कुछ सबक नहीं सीखा? पीछे तो हमने सीखा नहीं था, लेकिन अभी भी जो इतनी तबाही मच चुकी है, तो अभी भी क्या हम नहीं मुत्तहिद हो पा रहे, और नहीं हो पा रहे तो इसका फ्यूचर क्या है अभी? मतलब ये देख तो अफसोस वाली बात है डॉक्टर साहब। देखें, ये जहां तक मुस्लिम उम्मा की बात है तो आपको आपके सामने ही है चीजें कि जो सर फलस्तीन की इस वक्त जो सूरत हाल है उसके ऊपर मुस्लिम जो हम्म। उम्मा है वो किस हद तक स्टैंड ले सकी है, ये सबके सामने है।
एक बात, और बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि जहां तक हम शाम के अंदर असद रजीम की बात करें तो वहां पर वहां पर असद रजीम और इसके साथ साथ वहां पर जो दीगर शिया मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उन्होंने वहां पर अलेजिडली बहुत ज्यादा मजालिम ढाए हैं लोगों के ऊपर। और ये ऐसा नहीं है कि वहां पर ये सारी जो अपराइजिंग है ये सिर्फ एज अ प्रॉक्सी के तौर पे उनको कोई इस्तेमाल कर रहा है, सिर्फ ऐसा नहीं है। वहां पर लोकल ग्रुप्स मौजूद हैं, बिल्कुल। वहां पर सेंटिमेंट्स मौजूद हैं, हम्म। और वहाँ जो उनके साथ परसिक्यूशन की गई है, ज्यादतियां की गई हैं, ये उन ज्यादतियों का बहरहाल एक नतीजा जरूर है। एक बात में बड़ा आम पॉइंट है, वो मैं आपको ये यहाँ पे हम जरूर डिस्कस हमें करना चाहिए कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं हम कह सकते कि वहाँ ये बिल्कुल इनको वेस्टर्न कंट्रीज, टर्की या दीगर ममालिक जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं और उस सपोर्ट के साथ ये आगे आगे। ये जाहिर सी बात है कि ये वहाँ के लोकल ग्रुप्स हैं जिनके अपने सेंटिमेंट्स हैं, जिनके अपने इख्तलाफात बहरहाल मौजूद हैं। और पिछले कुछ हम्म। अरसे के अंदर फ़लस्तीन और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट एक साल से ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ और ये कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इख्तियार कर गया। इस वजह से भी शाम की सूरत हाल थोड़ा पीछे चली गई और लोगों के सामने खबरें नहीं आई। वहां पर दीगर अच्छा। एडवांसमेंट्स होती रही हैं, सही। के साथ साथ एडवांसमेंट्स होती रही हैं। हम्म। और वहाँ आप ये एक और शहर है, मुझे उसका इस टाइम नाम ज़हन में नहीं आ रहा, शाम का। वहाँ पर ये एचटीसी जो है वो उसका कंट्रोल है, पिछले कई साल से कंट्रोल है। और वहाँ पर शामी जो गवर्नमेंट है उसका कंट्रोल नहीं है, एक पूरा शहर इनके कंट्रोल में है काफ़ी सालों से। हमें यहाँ पर ज़रूर बताना चाहिए कि वहाँ पर जो मुख्तलिफ ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उन्होंने वहाँ पर बाकायदा बहरहाल बहुत मजालिम किए हैं। वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो वहाँ पर माइनॉरिटीज हैं या वहाँ पर दीगर हम्म। मुसलमानों के साथ परसिक्यूशन की है, और वहाँ पर मुसलमानों के जज्बात बहरहाल मौजूद हैं उनके खिलाफ। तो यही जज्बात है कि जो जिनको बहरहाल इस्तेमाल भी किया जाता है या किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि फिर दीगर ममालिक जो हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, वो फिर जो है वो इस तरह के मामला के अंदर खुद भी इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर उनके अपने इंटरेस्ट भी इसमें शामिल हो जाते हैं। सही। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। आप लोग ने इतने सब्र के साथ हमारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्लोबल न्यूज वॉच। जुड़े रहिए ग्लोबल न्यूज वॉच के साथ। इंशाल्लाह अगली एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। सलाम अलैकुम।